हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरबाज है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन अभी तक मैंने कोई जॉब नहीं की है। मम्मी पापा मुझे कोई जॉब करने ही नहीं देते। हमारे परिवार का बहुत अच्छा काम है जिसमें कई ग्रोसरी शॉप्स और कई रेस्टोरेंट आते हैं। पैसे के मामले में हम काफ़ी अच्छे कहलाए जाते हैं। इसी कारण अब तक मैं जॉब नहीं कर पाया हूँ और पापा ने कहा है कि हमारा बिजनेस ही तुम संभालोगे। लेकिन फिर भी मैं कहीं पर जॉब करके अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन पापा ऐसा नहीं चाहते। आपको शायद पता नहीं होगा कि ज़्यादा पैसे होने की भी एक परेशानी होती है। आपके दोस्त कम बनते हैं, आप ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं, आप बाकियों से दूर रहते हैं क्योंकि सब लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। मैं कोई भी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया और क्लब जाने मुझे पापा नहीं देते। इसी कारण मेरी ज़िंदगी अकेलेपन में बीतती जा रही है और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मैं कहीं बाहर काम करना चाहता हूं जहां पर मेरे अच्छे दोस्त बन सकें, मैं उनके साथ मस्ती कर सकूं, लेकिन पापा ऐसा करने ही नहीं देते। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे चाचा जी हमेशा ही जब भी यमन से आते हैं मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर ही आते हैं। कभी कभी वो यहीं पर महंगे गिफ्ट खरीद लेते हैं और मुझे दे देते हैं। उन्हें पता है मुझे पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इस बार 25वें जन्मदिन पर उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया था। एक बड़ा सा लॉकेट जिसे गले में नहीं पहना जा सकता, लेकिन उसकी एक तरफ एक आईना लगा था और दूसरी तरफ थोड़ी सी मिट्टी जो कपड़े में बांधी हुई थी। मैंने उसे ज़रा सा खोल कर देखा और अलमारी में रख दिया। मैं अपने चाचा जी के गिफ्ट को हमेशा संभाल कर रखता हूँ क्योंकि वही मेरे लिए सबसे पसंदीदा गिफ्ट लेकर आते हैं। मैं इस गिफ्ट को समझ नहीं पाया था। उन्होंने इसे यहाँ पर एक ऑक्शन में खरीदा था। काफ़ी महंगी बोली लगी थी इस पर, लेकिन मुझे नहीं पता इसे महंगा क्यों बनाया गया है। ये तो एक पुरानी सी चीज़ है। काफ़ी दिनों तक अलमारी में रखने के बाद एक दिन मेरा मन हुआ उसे खोलकर देखूं, आखिर वो चीज़ क्या है उसमें जो इतना महंगा है और क्या उसे बेचना सही रहेगा। ये वक्त रात के 9 बजे का था और मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ चुका था। मेरे हाथ में वो पुराना लॉकेट जिस पर नीले रंग के कुछ निशान बने हुए थे। उंगलियां फेरने पर वो थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ उभरे हुए थे और महसूस हो पा रहे थे। मैं अपने बेड पर लेट गया। थोड़ी सी ठंड होने के कारण मैंने चादर अपने ऊपर ले ली और हाथ में पकड़े हुए मैं उसे घूरे जा रहा था। सबसे पहले तो उस पर की गई नक्काशी पर मेरा ध्यान पड़ा और मैं काफ़ी देर तक उसी तरफ देखता रहा। उसके बाद मैंने उस लॉकेट को खोला और देखा कपड़े में वो मिट्टी थी जिसे हाथ से दबाने से पता लग रहा था मिट्टी के सिवा उसमें और कुछ नहीं है। मैं मिट्टी वाले उस कपड़े को खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उस कांच को देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अजीब सा कांच हो। भले ही उसे जितना भी साफ करो, लेकिन फिर भी वो पुराना सा ही लग रहा था। मैंने उसके अंदर देखने की कोशिश की। वहां मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि सिर्फ आंख नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे उस आईने में मेरी आंख थोड़ी बड़ी सी लग रही थी। शायद दूर की चीज़ों को वो नज़दीक दिखाता होगा, इसीलिए मुझे उसमें सिर्फ अपनी आंख ही दिखी। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और मुझे अब एक किताब लेकर आनी थी क्योंकि इसे देखने के बाद मैं उसे पढ़ना चाहता था। मैंने उस लॉकेट को खुला ही एक तरफ रख दिया ताकि मैं बाद में देख पाऊँ और उसके बाद मैं किताबें ढूंढने लगा। जब मैं एक एक करके उस बुक शेल्फ से किताबें निकाल रहा था, तभी मुझे लगा जैसे आसपास से कोई आवाज़ आ रही हो। ये आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी और दूर से आ रही आवाज़ मेरे कानों को जैसे चीर रही थी। मैं उस खिड़की के पास गया। मैंने पर्दा हटाया, बाहर देखने की कोशिश की। वहाँ कोई नहीं था, बल्कि बाहर तो काफ़ी अंधेरा था। फिर भी स्ट्रीट लैंप से ये नज़र आ रहा था कि वहाँ और कोई नहीं है, लेकिन उस लड़की की आवाज़ आती रही। यहाँ काफ़ी ठंड थी। मैं खिड़की खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उस आवाज़ को मैं साफ सुनना चाहता था। मैंने उस खिड़की को खोला और वहाँ सिर्फ मुझे हवा की आवाज़ ही सुनाई दी। उस लड़की की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। मैंने खिड़की को बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद पहले उस लड़की की आवाज़ आ रही होगी, अब नहीं आ रही। मैं फिर से बुक शेल्फ के पास चला गया।
लेकिन यहाँ पहुँचते ही मुझे फिर से वैसी ही लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं बिल्कुल सन्न सा खड़ा हो गया ताकि सुन सकूं वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। पहले तो मुझे लगा किसी पड़ोसी के पास से वो आवाज़ आ रही होगी, ज़रूर ही कोई किसी लड़की को तंग कर रहा होगा। मैं अब नीचे उतरकर बाहर देखने के लिए चला गया और बाहर जाने से पहले मैंने एक जैकेट डाल ली थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। मैं बाहर खड़ा हो गया। 10 मिनट तक मैं इधर उधर घूमता रहा, हर पड़ोसी के घर के पास से गुजरता, लेकिन वैसी आवाज़ अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। काफ़ी देर ऐसा ही करने के बाद मैं अपने घर के अंदर आ गया और कमरे के अंदर चला गया। मैंने जैकेट उतारी और मैं सोचने को मजबूर हो गया, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैंने फिर से उस बुक शेल्फ के पास जाकर एक किताब को हाथ लगाया। मुझे फिर से वैसी आवाज़ सुनाई देने लगी और मुझे लगा जब मैं यहाँ पर आता हूँ तभी मुझे आवाज़ सुनाई देती है, बाहर जाने के बाद मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसमें ज़रूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब मैं देखना चाहता था कहीं दीवारों से तो आवाज़ नहीं आ रही। मैं हर दीवार के पास कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन दीवारों से वो आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने ध्यान दिया बेड के पास से वो आवाज़ तेज़ हो रही थी, तो क्या वो आवाज़ बेड से आ रही थी? मैं अपने बेड के जब भी करीब ज़्यादा आवाज़ ऊंची होती तो मैं अब इस पर शक करने लगा था, कहीं बेड के नीचे से तो आवाज़ नहीं आ रही। मैं इसी तरह से बेड के नीचे देखने ही वाला था, तभी कानों में वो आवाज़ और तेज़ सुनाई दी। मुझे तब पता चला वो आवाज़ उस लॉकेट से आ रही थी। क्या उसमें कोई मशीनरी है जिससे ऐसे स्पीकर से आवाज़ आती है? मैंने जल्दी से उस लॉकेट को उठा लिया और देखने की कोशिश की। उसमें सिर्फ मेरी आंख ही नज़र आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे कान से भी लगाया, लेकिन अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं देखना चाहता था कि कैसे वो आवाज़ कानों में सुनाई तो देती है, लेकिन बहुत दूर सी महसूस होती है। मैं जब भी उस लॉकेट से थोड़ा दूर जाता वो आवाज़ मुझे सुनाई देना शुरू हो जाती और अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। क्यों इस लॉकेट से आवाज़ आती है मुझे जानना था, तो मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मैंने इस लॉकेट की तस्वीर खींची और मैं इस पर रिसर्च करने लगा। कहाँ से आया ये लॉकेट? आखिर ये कैसी चीज़ है जिससे आवाज़ आती है? क्या इसे बनाया ही ऐसा गया है? क्या ये कोई नई चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और लगभग आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि ये लॉकेट काफ़ी पुराना है और इसकी हिस्ट्री निकालने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसे कैद करने वाला लॉकेट कहा जाता है। इस लॉकेट के अंदर जो कांच लगा हुआ है उसमें किसी को भी कैद किया जा सकता। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आवाज़ तो इसी के अंदर से आ रही है, तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ तो है। मैंने लैपटॉप बंद किया, उस लॉकेट को हाथ में रखा और मैंने सोचा अगर मैं इसके अंदर से जो भी कैद है उससे बात करने की कोशिश करूं तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। अगर बात हुई तो सच में इसके अंदर कोई है। अगर वो आवाज़ आई ही नहीं, मतलब मेरे कान ही बज रहे थे, वैसे भी बहुत मध्यम सी आवाज़ थी। मैं उससे बातें करने लगा। कौन हो तुम? क्या अंदर से आवाज़ आ रही है? क्या तुम अंदर कैद हो? सच बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे भगवान पर भरोसा है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? काफ़ी देर तक देखने के बाद अंदर से वो आवाज़ सुनाई दी मुझे महसूस हुआ वो लड़की बात कर रही थी। काफ़ी देर तक जैसे कोई लड़की रो रही हो। रोने की आवाज़ आए जा रही थी और वो उस लॉकेट के अंदर से ही आ रही थी। मैंने ध्यान दिया, आज मेरी आंख सुबह से लाल थी क्योंकि उसमें कुछ कचरा गिर गया था, लेकिन मैंने लॉकेट के अंदर जो आंख देखी थी वो लाल नहीं थी। और इस चीज को देखते ही मैं बेड से पीछे की तरफ गिर गया। हाथ से वो लॉकेट भी फिसल गया था और मैं काफी कदम पीछे चला गया। इतनी देर से जो आंख मुझे दिखाई दे रही थी वो मेरी आंख नहीं थी, बल्कि इसके अंदर जो कैद है उसकी आंख थी। मेरे अंदर डर छा गया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, ये क्या चीज़ हो सकती है। मेरी हिम्मत बंध नहीं रही थी और उसके करीब मैं जाना नहीं चाहता था। मुझे फिर से उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जैसे रो रही थी और चुप नहीं कर रही थी। और उसके बाद एक आवाज़ और सुनाई दी। मुझे पता था
हर कोई डर जाता है, मुझे पता था। वो आवाज बहुत ही प्यारी थी और मैं हिम्मत बांध कर उस लॉकेट के पास गया। मैंने फिर से सवाल करने शुरू कर दिए। नहीं डरूंगा, अगर तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो नहीं डरूंगा मैं। अंदर से आवाज आई, सच में तुम डरोगे नहीं? मैं यहां कैद हो चुकी हूं और कोई मुझसे बात नहीं करता। हर कोई सोचता है मैं कोई प्रेत हूं जो नुकसान पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं भी किसी से बात करना चाहती हूं। उसने इतना कहा और मैं उससे बात करने लगा। मैंने उससे कहा, नहीं, वैसे भी मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन इस लॉकेट को पहली बार देखा है ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। तुम कौन हो? तुम इस लॉकेट के अंदर क्यों चले गई? तो उसने जवाब दिया, एक तांत्रिक ने मुझे फंसाकर इस लॉकेट में बंद कर दिया है। वो तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है, कोई उसका कुछ कर ही नहीं पाया और कोई शायद समझ ही नहीं पाएगा कि मैं जिंदा हूं, दूसरी दुनिया में कैद हूं इस लॉकेट के सहारे। मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे आया जा सकता है। मैंने हर कोशिश कर ली है, ना तो मुझे मौत आ रही है, ना मैं इस लॉकेट से बाहर निकल पा रही हूँ। तुम पहले हो जिससे मैं बात कर पाई हूँ, वरना जब भी मैं आवाज लगाती हूँ हर कोई इस लॉकेट को फेंक कर चला जाता है। अब मैं उससे बात करने लगा था और मैं उससे पूछता जा रहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो इस लॉकेट से बाहर कैसे आ सकती हो। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि उसका कहना था कि 1 साल से वो हर कोशिश कर चुकी है, वो यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रही है। उसे पता ही नहीं लग पा रहा कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इस लॉकेट के कांच को ऐसा बनाया गया है कि इससे निकला नहीं जा सकता। मैं कोशिश कर सकती हूँ, बस एक उंगली बाहर आती है, छोटा सा हिस्सा बाहर आता है, लेकिन मैं पूरी इससे बाहर नहीं आ सकती। तब मैंने देखा था उसने अपनी उंगली उस कांच के छोटे से टुकड़े से बाहर निकाली थी। मैं समझ गया था वो इस छोटे से कांच से बाहर नहीं आ सकती और इसी तरह उसे इसमें बांध कर रखा गया है। मैं उस पूरी रात उससे बातें करता रहा। मैं समझने की कोशिश करता रहा उसके साथ क्या हुआ। हर चीज जानी मैंने, लेकिन उसे बाहर कैसे निकाला जा सकता है ये समझ में नहीं आया। अगला दिन था और अब भी वो मुझसे बातें तो कर रही थी, लेकिन मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं उसकी मदद करना चाहता था और उसके बताए पते पर पहुंचकर ही मुझे सब कुछ जानना था। क्या वो सच बोल रही है? क्या सच में वहां से कोई लड़की गायब हुई है? पहले तो उसकी बातों पर मुझे यकीन होगा, तभी उसकी मदद करूंगा। कहीं ऐसा प्रेत जो मुझे नुकसान पहुंचा दे इसमें बंद ना हो, मुझे ये जानना था। उसके बताए उस पते पर मैं पहुंच ही गया। यहां से लगभग 3 घंटे की दूरी पर वो जगह थी। वहां जाकर उस लड़की के बारे में मैंने पता करना शुरू किया। मैंने कुछ लोगों से पूछा और मुझे ये पता लगा कि सच में वहां पर इस नाम की लड़की रहा करती थी। जो उस लॉकेट से निकलने वाली आवाज से मुझे पता लगा था, यहाँ मैं हर चीज पूछता जा रहा था और मुझे यकीन बढ़ता जा रहा था। सच में यहाँ पर इस नाम की लड़की रहा करती थी और अब तो मैं उसके घर ही जाने वाला था, उसके माँ बाप से बात करने वाला था। मैं पहुंच गया उस घर, वहां उनसे बात करने लगा। मैं उनसे जानना चाहता था कैसे उनकी जो बेटी है वो गायब हो चुकी है। तो उन्होंने बात करना शुरू की कि उनकी बेटी 1 साल पहले से गायब है। वो किसी तांत्रिक के पास जाना शुरू हो चुकी थी, उसके बाद से वो गायब हो गई। पुलिस ने उस तांत्रिक को बाद में पकड़ा, लेकिन कोई सबूत इकट्ठे किए ही नहीं जा पाए कि वो कहां पर है। उस तांत्रिक को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि मेरी बेटी कभी मिली ही नहीं। वो कहां गई किसी को पता नहीं है। उसके बाद मैं उस घर से बाहर आया, उस लॉकेट में लड़की से बात करने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने माँ बाप से बात नहीं करनी है? उसने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं इस तरह से लॉकेट में बंद हूं तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है। तब मैंने कहा, क्या मैं इस लॉकेट को पुलिस को दे दूं? पुलिस समझ जाएगी कि तुम्हें उस तांत्रिक ने यहाँ कैद कर दिया है। तो उस लड़की ने कहा, ऐसी चीजों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। वो लॉकेट को बंद करेंगे और फेंक देंगे कहीं। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट में इसे साबित किया जा पाएगा? कभी जिंदगी में देखा है ऐसी चीज से सबूत बनाया जा सके? ऐसी चीज को सबूत नहीं माना जाता, बल्कि इसे बस एक पाखंड झूठ माना जाता है। और उस तांत्रिक के पास ऐसी शक्तियां हैं, उसके पास मत जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम भी फंस जाओ।
तुम्हें अगर उसने कैद कर दिया तो मेरे पास और कोई नहीं होगा मदद के लिए, बल्कि तुम ढूंढो कोई रास्ता, मुझे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढो। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। मैं अब उस तांत्रिक को देखना भी चाहता था। मैं उस जगह पहुंचा जहां पर वो तांत्रिक रहा करता था। उसके आसपास काफी देर तक घूमता रहा। मैं उसे शक नहीं होने देना चाहता था। ये एक वीरान सी जगह थी, खंडहर था, वहां पर कुछ लोग थे, इसलिए मेरा डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उसने कई बार मुझे देख लिया था आसपास घूमते हुए। अगर वो पूरी तरह से खंडहर होती जगह जहां कोई नहीं आता जाता तो यकीनन उसे मुझ पर शक हो जाता, और अगर वो तांत्रिक इतना खतरनाक है तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वहां से मैं जल्दी से निकल आया। मुझे काफी डर लग रहा था। अगर उस लड़की को वो इतनी आसानी से इस लॉकेट में कैद कर सकता है तो मुझे भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं वहां से चुप करके निकल गया और सीधा घर आ गया। शाम का वक्त हो चुका था। अब मेरे पास करने को और कुछ नहीं था। मैं बेड पर लेटा उस लॉकेट को खोलकर उस लड़की से बातें किए जा रहा था। वो लड़की अब थोड़ा कम मायूस हो गई थी क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था। मैं उस पूरी रात उससे बातें करता रहा, उसके बारे में जानना चाहता था। वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी क्योंकि पहली बार उससे किसी ने इस तरह से बात की थी। उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था और मैंने भी उससे कहा कि मेरी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। हम बस बातें किए जा रहे थे। मैंने उसे बताया कि किस तरह से मैं काफ़ी अमीर हूँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसी चीज़ का नुकसान होता है। मेरे पापा मुझे किसी और के साथ घूमने नहीं देते, दोस्त बनाने नहीं देते, कहीं और काम करने नहीं देते, क्योंकि वो लोग मेरी आदतें खराब कर सकते हैं। मेरे पापा बस मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है। मेरा मन अभी दोस्त बनाने का है, घूमने फिरने का है। अच्छे दोस्तों के साथ मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्योंकि काम में एक बार घुस जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मेरे पापा ऐसे ही हैं, वो बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, लेकिन मैं उन्हें अमीर नहीं मानता। उनके पास तो समय ही नहीं है, वो समय खरीद ही नहीं सकते। भले ही उनके पास जितने पैसे हों, उनके पास हमें देने के लिए समय नहीं है। वो बस काम के लिए भागे रहते हैं, घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। मैं अब उस लड़की की मदद करना चाहता था। कोई तो रास्ता होगा। सबसे पहले तो मैं अपने शहर में कई लोगों से मिलना शुरू हो गया। मैं ऐसे लोगों से मिल रहा था जो जादू टोना जानते हों, जो कार्ड रीडिंग जानते हों। ऐसे लोगों के पास कोई तो जवाब होगा। मैं पूरा दिन कई लोगों से मिला। वो इन चीज़ों के बारे में कम जानते थे और पाखंड ज़्यादा जानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरी दुनिया होती है, कांच के पीछे इस तरह से किसी को बंद किया जा सकता है। वो तो बस अपनी बातें किए जा रहे थे। महंगे महंगे कोर्स, महंगी चीज़ें जिसे कलाई में बांधा जा सकता है, बस बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। मैं समझ गया था ऐसे लोगों की कमी है जो इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, तो मुझे इंटरनेट पर ढूंढना होगा। मैं लगभग दोपहर के 3 बजे घर आ गया था और वो लॉकेट मैंने सामने रखा हुआ था। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो सुबह से किसी से बात नहीं कर पाई थी और मैं भी उसे मायूस नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ लोगों की कांटेक्ट लेकर आया हूँ, इंटरनेट पर ढूंढूंगा, थोड़ी जानकारी पाऊंगा। मैं उससे बातें किए जा रहा था, इंटरनेट पर ढूंढे जा रहा था। मैंने सबसे पहले तो उस लॉकेट की जानकारी से शुरू किया। आखिर ये लॉकेट बना कब था? मैंने कई आर्टिकल्स ढूंढे, कई जगह की खबरें ढूंढी और मुझे एक चीज़ का पता तो चल गया था। जहाँ जहाँ ये लॉकेट जाता था वहाँ वहाँ बहुत बुरा होता था और लोग गायब होते थे। वो लोग बाद में कई लाशों के रूप में मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसमें लोग कैद हो जाते हैं और जब मर जाते हैं तो लाशें बनकर इससे बाहर निकल आते हैं? ज़्यादातर तो ऐसा ही हुआ था। जहाँ जहाँ ये लॉकेट गया लोग गायब हो जाते थे, कई सालों तक मिलते नहीं थे, और कुछ लोग थे जो जिंदा मिले थे। लेकिन कैसे? वो कहाँ हैं? इस चीज़ की जानकारी मैं ढूंढ नहीं पाया। वो लोग शायद जिंदा भी नहीं होंगे, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। कई 100 साल पुराना था ये लॉकेट। तब से इसी तरह से अलग अलग लोगों के हाथ लगता रहा और अब मुझे इसकी और जानकारी चाहिए थी कि यहाँ से अंदर कैद कैसे किया जाता है।
मुझे एक किताब मिली जिसमें बताया गया था कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर एक आत्मा चली जाती है, लेकिन वो शैतानी आत्मा होती है। शैतानी आत्मा को कैद करने के लिए इस लॉकेट को बनाया गया था ताकि इससे कोई बाहर ना निकल पाए, और कुछ बुरे लोग इसको अच्छी आत्मा कैद करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो बदला लेना चाहते हैं या अपने राज छिपाना चाहते हैं, वो इसके अंदर जिंदा इंसानों को भी कैद कर सकते थे। दूसरी दुनिया का पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता, बस एक छोटा सा कमरा मिलता जिसके अंदर किसी को भी कैद किया जाता और वो दूसरी दुनिया में फंसा रहता। हमारी इस दुनिया में उसे कभी ढूंढा नहीं जा पाता। एक आत्मा को कभी कैद नहीं किया जा सकता, इसीलिए जब उसकी मौत उस दुनिया में होती है तो शरीर इस दुनिया में अपने आप आ जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता था उस लड़की की मौत हो और वो इस दुनिया में आए। मैं उसे जिंदा इस दुनिया में लाना चाहता था। उस किताब के कई मंत्र थे कैद करने के लिए, कई मंत्र थे सही से इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कोई मंत्र ऐसा नहीं था जो इससे बाहर निकाल पाता। तब मैं उस किताब को पढ़ता गया और जानकारी पाने की कोशिश करता रहा, और अंत में मुझे पता चला कांच से बाहर आया जा सकता है अगर हम अपने शरीर को पूरा जोर लगाकर उससे बाहर निकालें, लेकिन उसके लिए कांच का आकार बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं जिसमें ऐसे कांच को इस्तेमाल किया गया है, और इसका जुड़ाव उस कांच से करने के बाद ही रास्ता बड़ा होगा। शायद तभी वो लड़की यहाँ से बाहर निकल पाएगी। एक ऐसा बक्सा भी मौजूद है जिसका साइज 1 बाय 1 है, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा। अगर इस छोटे से लॉकेट को उस बक्से के अंदर रख दिया जाए, एक कपड़े से बांधकर, जैसे मिट्टी को इसमें बांध कर रखा गया है, उसके बाद इस कांच की शक्ति उस कांच में चली जाएगी, उसका आकार बड़ा हो जाएगा। शायद 1 बाय 1 के साइज से वो लड़की निकल आए अगर उसके कंधे थोड़े मुड़े हों। मुझे लगा शायद इतने छोटे आकार से भी निकला जा सकता है, और मैं उस बक्से को ढूंढने में लग गया। उसे भी इस लॉकेट के साथ ही बनाया गया था, और वो किस्मत से हमारे इस शहर में था। एक अमीर आदमी ने उसे भी खरीद रखा था और अपने एक कलेक्शन में रखा हुआ था। ये कलेक्शन उसके घर में था, और रविवार के दिन वो लोगों को उसे देखने का मौका भी देता। लगभग 2 दिन तक इंतज़ार करने के बाद रविवार भी आ ही गया, और मैं सबसे पहले उस जगह पर पहुंच गया था। उस आदमी का घर बहुत ही बड़ा था और उसे बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। एक कमरे में उसने अपना कलेक्शन रखा हुआ था, और मेरी नज़र बस उस बक्से की तरफ थी। मैं उस बक्से के आसपास बार बार मंडराता जा रहा था, और धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। वो आदमी शायद अब तक उठा नहीं था, लेकिन मैं इंतज़ार किए जा रहा था कब वो नीचे आता, मैं उससे बात करता। मैं किसी और को इस बक्से को खरीदने नहीं देना चाहता था, और वैसे भी ये बक्सा अगर किसी के पास पहुंचता भी, उससे भी मुझे लेना ही होता। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, और लगभग 11 बजे के करीब वो आदमी भी नीचे आ ही गया। सब लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगे। उसके बाद कलेक्शन के बारे में बातें होनी शुरू हो गई। मैं बार बार उस बक्से के आसपास ही मंडरा रहा था, तो वो चलकर मेरे पास आया और बात करने लगा। बच्चे, तुझे क्या चाहिए? तू यहीं पर कब से खड़ा है, क्या कुछ खास चाहता है? मैंने उस आदमी को अपना परिचय दिया कि मेरा नाम क्या है, मेरे पापा क्या काम करते हैं, वो शहर के एक बिजनेसमैन हैं। इसके बाद तो उसकी हंसी निकल गई। उसने मेरे पापा को पहचान लिया था। वो मेरे पापा का अच्छा दोस्त था, और हम इसके बाद बातें करने लगे। उसने एक खास चीज़ नोटिस की थी कि मैं इस बक्से के आसपास घूम रहा हूँ, तो उसने पूछ ही लिया, तुम्हें ये बक्सा चाहिए ना? मुझे पता है तुम्हारी नज़र इस पर है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें ये बक्सा चाहिए तो तुम ले जा सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने उससे पैसों की बात की, लेकिन वो पैसे भी नहीं लेना चाहता था। उसने कहा ये बक्सा उसने पिछले साल ही खरीदा था। तब से उसे लग रहा था शायद उसने गलती कर दी है, और वैसे भी ये ज़्यादा महंगा नहीं है, देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। उसने रिसर्च की, ये है तो पुराना, लेकिन इसकी डिमांड नहीं है। अगर मैं ले जाना चाहता हूँ तो ले जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने उससे कहा, ये देखो मेरे पास लॉकेट भी है, मैं इसीलिए ऐसा कलेक्शन इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि घर में मैं भी पूरा एक कमरा बना सकूँ। उससे बात करने के बाद उसने वो बक्सा मुझे दे दिया था, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
मैंने उस बक्से को एक बैग में डाला और घर की तरफ निकल पड़ा। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, मैं खुश था। आखिर आज मैं उसे बचा पाऊंगा। इस छोटे से बक्से के आकार से शायद वो बाहर निकल पाए और मैं उसे बचा पाऊं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे पापा पहले ही घर आ चुके थे। वो मुझसे पूछने लगे कि मैं उनके घर क्यों गया था। वो उनके दोस्त थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ, घर में चीज़ें इकट्ठा करता हूँ, इसीलिए उनके पास गया था। पापा खुश थे कि मैं अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ और मैं उस बक्से को लेकर अपने कमरे तक पहुँच आया। मैंने वैसा ही किया। एक कपड़े में उस लॉकेट को लपेटा और उस लॉकेट को बक्से के अंदर रख दिया। बक्सा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बक्सा जैसे कांपने लगा। मुझे महसूस हुआ वो आवाज़ जो मध्यम सी आ रही थी अब थोड़ी ऊंची आना शुरू हो चुकी थी। मैंने वो बक्सा खोला और वो खूबसूरत चेहरा उस कांच से मुझे नजर आ रहा था। मैं देख पा रहा था उस लड़की का चेहरा कैसा था और मैं तस्वीरों से उसे पहचान गया था। ये वही लड़की थी जो वहां से गायब हो चुकी थी। यकीनन उसे इस बक्से के अंदर कैद कर लिया गया था। अब मैं उसे कहने लगा कि कोशिश करो, इससे बाहर आया जा सकता है। उसने अपना सर तो निकाला लेकिन उसका शरीर इससे बाहर नहीं आ सकता था। वो कोशिश करती रही। उसने अपने कंधे को खींचकर भी इससे निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस छोटे से बक्से से इतना बड़ा शरीर बाहर नहीं आ सकता था। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन वो लड़की बहुत खुश थी। उसने कहा वो थोड़ी सी बाहर आ सकती है, बाहर की दुनिया को देख सकती है, वो इसमें खुश है। मैं थोड़ा मायूस था। मेरी एक दोस्त बनी थी जो अब दूसरी दुनिया में कैद थी और मेरे पास एक आखिरी रास्ता था उसे बाहर निकालने का, और वो भी शायद कामयाब नहीं हुआ था। हर कोशिश के बाद मैं तो मायूस बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा मुझे तुम पर यकीन है, कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया देख सकती हूँ, तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ। तुम मुझे दुनिया घुमाओगे ना? मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? मैंने उससे वादा तो कर दिया था, लेकिन अब मैं और क्या करता। उस रात मैं लैपटॉप खोलकर बैठा रहा। मैं जानना चाहता था क्या इसके बाद कुछ किया जा सकता है। इस कांच का आकार बड़ा किया जा सकता है। क्या मैं इससे बड़ा कांच चिपका दूं तो रास्ता बन सकता है। मैंने हर तरफ रिसर्च की और मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। दोबारा से उस किताब के एक पन्ने तक पहुंचा जिसके शब्दों को सही से मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर इस छोटे बक्से में लॉकेट को रखा जाए तो इसमें वो शक्ति आ जाती है, और ये जो बड़ा बक्सा है ये एक ड्रेसिंग टेबल का हिस्सा है। उसके अंदर इस बक्से को रखा जाता था। ये 3 हिस्सों में बना हुआ एक पुराना यंत्र है, और इस चीज ने मेरी आंखें चमका दी। वो ड्रेसिंग टेबल कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा। वो ड्रेसिंग टेबल यकीनन उसकी मदद से इस कांच को और बड़ा किया जा सकता है। इस बक्से को भी अब हम कपड़े से बांधकर उसके अंदर रख दें तो उसके बड़े कांच का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस बड़े कांच से निकलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। मैंने हर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। आखिर उस बड़े ड्रेसिंग टेबल को कहां पर ढूंढा जा सकता है। हमारे शहर में ऑक्शन हुआ था और वहां पर यह ड्रेसिंग टेबल बेचा गया था। कल सुबह मुझे यही पता करना था। मैं पहुंच गया सुबह ही उस जगह पर जहां से उस टेबल को बेचा गया था। मैं उस नाम को जानना चाहता था जिसने उसे खरीदा था, ताकि मैं उससे उस चीज को खरीद पाता। मैंने नाम पता किया और मैं उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे पता चला ये उस तांत्रिक का नाम था। उस तांत्रिक ने भी एक वेयर हाउस बनाया हुआ था जहां पर वो ऐसी पुरानी जादुई चीजों को संभाल कर रखता था। मुझे अब उसी जगह पर जाना था। जब वो तांत्रिक वहां से कहीं दूर हो तब उस वेयर हाउस में घुसकर मैं उस आईने का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस लड़की को बाहर निकालने के बाद हम वहां से खिसक लेंगे। यही मेरा प्लान था, और ये रात का वक्त होने वाला था। आज रात हमें ऐसा करना होगा, और मैं पहले ही वहां पहुंचकर ये देखने में लग गया कि क्या वो तांत्रिक यहां से इधर उधर होता है। लगभग 8 बजे के करीब उसे फोन करके कहीं और पहुंचा दिया गया। उसे वहां पर बुलाया गया क्योंकि उसे एक काम देना था।
ये मैंने एक दोस्त से करवाया था और वो तांत्रिक लगभग 8 बजे वहाँ से निकल गया। मैं जल्दी जल्दी उस वेयरहाउस में घुसना चाहता था और उसका ताला तोड़ने में काफ़ी समय लग रहा था। उसका ताला तोड़े बिना अंदर जाया नहीं जा सकता था और बिना अंदर जाए मैं अपनी उस दोस्त को बाहर निकाल नहीं सकता था। लगभग 25 मिनट की मेहनत के बाद मैं उस ताले को तोड़ पाया था और मेरी दोस्त खुश थी। वो काफ़ी करीब पहुंच आए थे। अब हमें बस उस ड्रेसिंग टेबल को ढूंढना था। वहाँ बहुत सारा पुराना सामान पड़ा था। वो यहाँ वहाँ फेंका गया था, लेकिन सामने कपड़े से ढका था वो ड्रेसिंग टेबल ही था। जल्दी से मैंने उस पर से वो कपड़ा हटाया, लाइट जलाई और उस कांच से मुझे कुछ एहसास हो रहा था। मुझे वहाँ पर लग रहा था ये कांच कुछ करेगा। मैंने जल्दी से उस बक्से को कपड़े से बांधने की कोशिश की और मैं आखिरी बार उस लड़की से बात करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें आज बाहर निकालने वाला हूँ। तुम मुझे बाहर निकलकर भूल तो नहीं जाओगी ना? कहीं मुझसे दूर तो नहीं चली जाओगी ना? हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहोगी, मुझसे बात करोगी ना? वो मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, बल्कि वो तो रोने लगी थी। वो अपने परिवार से मिलना चाहती थी। वो मुझे अपना पक्का दोस्त मान रही थी। मुझे खुशी हुई। उसके बाद उस बक्से को मैंने कपड़े से बांध दिया और उस ड्रेसिंग टेबल का एक ड्रॉर खोला। उसके अंदर उस कपड़े को भी रख दिया और मैं उसे बंद कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा अपने लैपटॉप से रिसर्च कर रहा था वहीं बैठे बैठे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तब मैं दोबारा वहाँ अलग अलग पन्नों को पढ़ता जा रहा था और काफ़ी पढ़ने के बाद मुझे वो मंत्र मिले, जिनका उच्चारण करने के बाद ही इससे वो शक्ति का प्रवाह होता कि रास्ता बन पाता, वो पूरा रास्ता जिससे इंसानी शरीर इधर उधर हो सकता है। मैंने वो मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी आवाज़ आ रही थी बाहर से। किसी के चलने की आवाज़ थी वो। मैं जान गया था वो तांत्रिक यहाँ आ चुका है और कुछ ही समय बचा है। मैं जल्दी जल्दी वो मंत्र पढ़ने लगा और तभी बाहर से वो चलने की आवाज़ भागने की आवाज़ में बदल चुकी थी। वो जल्दी से भागकर अंदर आना चाहता था और मैं मंत्रों को पूरा करना चाहता था। वो 4 लाइनों का मंत्र मेरे ज़ुबान से जैसे तेज़ी से फिसलता जा रहा था। मैं उन मंत्रों को पढ़ता जा रहा था और वो भागने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, ऊंची होती जा रही थी। वो अब इस वेयरहाउस के अंदर घुसना चाहता था। मैंने उन मंत्रों को पूरा कर लिया और देखा वो तांत्रिक भी वहां पहुंच आया था। उसके बाद मैंने वो परछाई देखी उस कांच में। वो लड़की पूरी नजर आ रही थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कांच से निकलने की। वो कांच से निकल नहीं पा रही थी। वो तांत्रिक वहीं पर खड़ा था। मुझे उस लड़की ने कहा, तुम्हें अपना हाथ देना होगा, तुम्हें इस कांच के इस तरफ हाथ देना होगा, तभी तुम खींच कर मुझे बाहर निकाल पाओगे। लेकिन तभी वहां तांत्रिक की आवाज आई, ए बच्चे, ये गलती मत कर, तुझे फंसाया जा रहा है, तुझे फंसाया जा रहा है, ये गलती मत करना। अब मैं डरने सा लगा था। मुझे उस लड़की पर भी शक सा होने लगा था। वो मुझे अंदर क्यों बुलाना चाहती है? वो तांत्रिक अब भी आवाजें लगा रहा था, बच्चे गलती मत करना, तू भी उस लड़की की तरह फंस जाएगा। तब मैंने उस तांत्रिक से सवाल किए, किस तरह से? तुमने उस लड़की को उस लॉकेट में बंद कर दिया, तुमने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी उस दुनिया में जिंदा है। मैं उसे बचाने का रास्ता ढूंढ पाया हूं। तो उस तांत्रिक ने कहा, तुझे क्या पता? उस लड़की को मैंने नहीं, खुद उसकी गलती ने वहां पहुंचाया है। तेरी तरह वो भी एक लड़के की आवाज़ सुनकर उस लॉकेट को और आगे तक ले जाती रही। उसने उस बक्से में डाला, उसने इस ड्रेसिंग टेबल में डाला। इससे पहले कई बार ये गलतियां लोग कर चुके हैं और उस दुनिया में जा चुके हैं। ये लड़की अब अपनी गलती के कारण वहाँ है, ये बाहर नहीं आ पाएगी। और जो लड़की तुझे वो बुला रही है, ये वो नहीं है। ये शैतान कभी कैदी को सामने दिखने ही नहीं देता। उस तांत्रिक के ये शब्द थे। तभी उस लड़की के चीखने की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, बोलने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। मैं पीछे घूमा और उस चेहरे को मैं देख नहीं पा रहा था। और वो शैतानी चेहरा इतना डरावना था। वो हंसी
वो हंसी मुझ पर थी। वो मुझ पर हंस रहा था, लेकिन वो खुद पर गुस्सा भी था, जैसे अपने दांतों को भींच रहा था। वो बस एक कदम दूर था मुझे वहां खींचने से। अगर मैं उस कांच में हाथ दे देता तो वो मुझे अंदर खींच लेता। उस शैतान का आकार बहुत बड़ा था। वो बड़ी मुश्किल से इस कांच से निकल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करने पर शायद वो किसी तरह से फंसकर निकल ही जाता। अगर मैं उसे हाथ देता तो मुझे नहीं पता वो मुझे अपने अंदर खींच लेता या खुद बाहर आ जाता। वो तांत्रिक कह रहा था, ये शैतान पिछली बार बाहर नहीं आ पाया, इस बार आ जाएगा। इस शैतान को बाहर नहीं निकालना है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या करूं मैं? क्या उस लड़की की मदद करूं, या इस ड्रेसिंग टेबल से ड्रॉर खोलकर उस बक्से को बाहर निकाल दूं और यहां पर अंत हो जाएगा? लेकिन उस लड़की को मैं बचा नहीं पाऊंगा। क्या करना चाहिए मुझे? तभी मेरा दिमाग पता नहीं कैसे काम किया। मैंने एक पत्थर उठाया और उस कांच को ऊपर से तोड़ दिया। मैंने आधा कांच तोड़ दिया था और वो तांत्रिक वहीं हैरान परेशान खड़ा था कि मैं कर क्या रहा हूं। उस कांच को तोड़ने के बाद नीचे छोटा सा हिस्सा बचा था और वो पतली सी लड़की उससे निकल सकती थी। मैंने उस कांच में हाथ डाल दिया। ये मेरी हिम्मत थी। मैं देख पा रहा था शैतान उस तरफ था। उस शैतान ने मेरे हाथ को पकड़ा। मेरे हाथ में उसने नाखून गड़ा लिए थे, लेकिन मैंने दूसरा हाथ भी अंदर दे दिया। वो इस छोटे से रास्ते से मुझे बाहर नहीं खींच सकता था। मैंने पूरा जोर लगाया, उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान सच में शक्तिशाली था। मेरे एक हाथ में उस लड़की का हाथ भी आ गया जो उस शैतान के पीछे थी। मैंने एक हाथ के सहारे किसी तरह से उसे आधा बाहर कर लिया और उस तांत्रिक ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी। हमने किसी तरह से उस लड़की को खींच लिया था और वो शैतान मुझे उस कांच के अंदर खींचना चाहता था। इतने छोटे हिस्से से मुझे अंदर नहीं खींचा जा सकता था, लेकिन इतने छोटे हिस्से से वो पतली सी लड़की जरूर बाहर आ गई। उस शैतान की हर कोशिश के बाद भी मुझे अंदर खींचा नहीं जा पा रहा था। और इसके बाद तो उस तांत्रिक ने बाकी कांच के हिस्से को भी तोड़ दिया। मेरे हाथों का छोटा सा हिस्सा ही कांच के अंदर था, जो उन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को संभाले हुए था। उस शैतान ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन अब मैंने किसी तरह से अपने हाथ भी बाहर निकाल लिए और वो छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी नीचे गिर गए। अब आवाज उस ड्रेसिंग टेबल से नहीं, बल्कि उसके अंदर उस रखे बक्से से आ रही थी। मैंने उस बक्से को खोला, उसके अंदर से लॉकेट भी निकाल लिया और उस बक्से से आवाज आना भी बंद हो गई। अब वो आवाज बस लॉकेट से आ रही थी। मैंने पत्थर से लॉकेट का कांच तोड़ने की कोशिश, लेकिन उसका कांच तोड़ा नहीं जा सकता था। हर कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ और तांत्रिक ने कहा, बस यही नहीं हो सकता है। तुम उस ड्रेसिंग टेबल के कांच को तोड़ पाए और बक्से के कांच को भी तोड़ पाते अगर इस लॉकेट को उसके अंदर रखा होता। बस इसी तरह से ये तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस लॉकेट को कैसे तोड़ा जाए ये मैं भी कभी पता नहीं कर पाया, और बच्चे तू भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। मैं ये कोशिश कर चुका हूँ। उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा कि वो इस लॉकेट को संभाल कर रखेगा। मैं इस बक्से को ले जा सकता हूँ। मैंने बक्सा भी वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था अब उस शैतान के निकलने का रास्ता मैं बंद कर चुका हूँ। कोई तरीका नहीं है कि वो अब हमारी दुनिया में आ सके या किसी को अपनी दुनिया में बुला सके। उस लड़की के साथ मैं उस वेयरहाउस से बाहर आ गया था और उसे घर छोड़ना था। वो काफ़ी कमज़ोर सी नज़र आ रही थी, लेकिन मैं उससे बातें करता रहा। वो एक अनजान की तरह बातें कर रही थी। ये वो नहीं थी जिससे मैंने इतने दिन बात की थी। मेरी दोस्त ये नहीं थी, बस ये चेहरा था, ये आवाज़ थी। इसने तो मेरी सब बातें सुनी थी, लेकिन जवाब ये नहीं दे रही थी, बल्कि वो शैतान दे रहा था। उसको मैंने उस दिन घर छोड़ दिया था। पुलिस में भी ये रिपोर्ट लिखवाई कि ये लड़की कैलिफोर्निया चली गई थी घर वालों से गुस्सा होकर। हम किसी को ये बता नहीं सकते थे कि उसके साथ क्या हुआ, और पुलिस ने जो केस तांत्रिक पर कर रखा था वो भी बंद कर दिया गया।
ये केस को सुलझा माना गया और उसके घर वाले हमेशा पूछते रहे कि उनसे गलती क्या हुई थी, ये लड़की इतनी दूर चली गई। मैं भी उन्हें कुछ बता नहीं सकता था और हमने बातें घुमा कर ही खत्म कर दी। वो लड़की मुझे विदा कर रही थी और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मेरी दोस्त वैसी ही थी। शायद मैं एक शैतान को दोस्त बना पाया था। उससे विदा लेते वक्त मन जैसे ठहरा जा रहा था। मेरे कदम पीछे हट रहे थे। मैं चाह रहा था एक आवाज़ तो दे दे वो, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आई। उसकी आवाज़ थी, फ़ोन ज़रूर करना, मुझसे बात ज़रूर करना। तुम्हारी बातें तो बहुत सुनी है मैंने, अब कुछ मेरी बातें भी सुन लेना। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं अंदर से खुश हो गया था। भले ही ये वो नहीं थी जिससे मैं दोस्ती कर चुका था, लेकिन वो तो मुझसे दोस्ती कर ही चुकी थी, मेरी बातें सुन चुकी थी। उसका कहना था कि जब से वो बंद थी किसी ने उससे बात नहीं की थी, किसी ने कोई शब्द तक नहीं सुनाए थे। वो शैतान हमेशा चुप रहता। तुम्हारे वो शब्द थे जो मैं वहाँ सुना करती थी। मुझे लगता था शायद तुम भी इस दुनिया में फंस जाओगे। मुझे लगता था शायद तुम मेरी मदद कर दोगे। उसकी ऐसी बातें सुन रहा था मैं। गाड़ी में मैंने फ़ोन लगाया हुआ था और घर तक पहुंचते पहुंचते मैं उससे भी दोस्ती कर ही चुका था। मेरी नई दोस्त बन चुकी थी। हम कई दिनों तक ऐसे ही बातें करते रहे और 1 महीने के बाद ही हम डेटिंग करने लगे। उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये खबर सुनने को मिली कि उस तांत्रिक के उस वेयरहाउस में चोरी हो चुकी है। किसने चोरी की कभी पता ही नहीं चल पाया और सब सामान चोरी हो गया, उस लॉकेट के समेत। वो बक्सा भी गायब हो चुका था, लेकिन मन को एक तसल्ली थी, उस ड्रेसिंग टेबल के बिना वो बाहर नहीं आ सकता। और उसके बाद बेवजह मैं इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा, जैसे उस चीज़ से मेरा दिल जुड़ा हुआ था। इतनी दर्दनाक घटना हो चुकी थी। मैं रिसर्च करता गया, उस किताब के और पन्ने पढ़ता गया, उसका इतिहास जानता गया और मुझे एक बेहद डरावनी चीज़ का पता चला। उसके सिर्फ 3 हिस्से नहीं थे, उसके कई हिस्से थे और एक सबसे बड़ा हिस्सा जो 10 बाय 10 का था वो इटली में लगा हुआ है, एक बड़े से म्यूजियम में, जिसके नीचे एक छोटा सा बक्सा है। वो सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे एक शैतान इस दुनिया में आ सकता है। उसे पारक दर्पण कहा जाता है, जिससे सिर्फ इंसानी शक्ति ही नहीं बल्कि शैतानी शक्ति पूरे रूप में आ सकती है। आज भी मैं इस चीज़ से डरता हूँ, कहीं उस लॉकेट का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा होगा। मुझे उस शैतान पर ज़रा भी यकीन नहीं है। और आज सुबह मुझे एक खबर सुनने को मिली है, उस इटली के म्यूज़ियम में भी चोरी हो चुकी है और वहाँ से चोरी हुआ है वो बड़ा सा आईना। अब आगे क्या होगा मैं भी नहीं जानता।